प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में शुरू कर रहे हैं हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 1 का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में अध्याय 1 को संपन्न किया था, जिसमें हमने उसके आर्टिकल, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। तो उस लेसन को समाप्त करने के बाद आज अपना सेकंड लेसन ओपन कर रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम इस लेसन में पहले पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में, स्थिर वैद्युत विभव के बारे में, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम धारिता के बारे में। तो आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। लेकिन लेसन को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर ये लेसन पढ़ रहे हैं तो अभी आप अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और आप भी मेरी तरह नोट्स अवश्य बनाइए। अगर देखिए आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना नोट्स मेरे साथ साथ अवश्य बनाएँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये टोटल सिलेबस पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी साइड बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि, और आप लोग भी जानते हैं कि पिछले जब से एनसीईआरटी सिलेबस अपने यूपी बोर्ड में लगा है तो जो पूरा का पूरा पेपर जो आ रहा है वो टोटल एनसीईआरटी की बुकों से ही आ रहा है। इसलिए मैं टोटल एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको मेरा चैनल पर अपना सिलेबस पूरा करने के बाद एग्ज़ाम में अच्छे मार्क आ सकें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी की बुक का पूरा सोल्यूशन इसी प्रकार से आपको कराऊँगा। और कहीं भी आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि डाउट है किसी क्वेश्चन में या आर्टिकल में, न्यूमेरिकल में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी समस्या का फिर से समाधान कर सकूं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। और पहला टॉपिक देखिए क्या रहेगा, स्थिर वैद्युत विभव। और आज के वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट मैं एक बार फिर बताऊँ कि मैं ये बताऊँगा कि आपको अपना जो नोट्स है वो किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके एग्ज़ाम टाइम में। चलिए देखिए, ये देखिए, तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रखा है। चाहता तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, मैं अपने टॉपिक वैद्युत विभव भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप ये बताइए कि नोट्स हमें किस टाइप से बनाना है, ठीक है। तो देखिए आज मैं क्वेश्चन भी लिख करके समझा रहा हूँ कि आप लोगों को अपने नोट्स किस प्रकार बनाना है। तो जैसे ही देखिए अभी हमने देखा अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ऐसे ही आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद आप प्रश्न संख्या 1 डालेंगे, ठीक है। अभी ये थ्योरिकल चल रहा है डियर स्टूडेंट, अभी आर्टिकल नहीं आए, यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं, केवल ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन किसी है वैद्युत विभव की। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसका मात्रक तथा बीम सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर में बेटा इसी टाइप से सवाल आएगा, ठीक है। याद रखें कि क्वेश्चन भी आप इस प्रकार से ही बनाएं, क्योंकि बेटा इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही बेटा आपके नोट्स बनाने की बात। देखिए जैसे मैंने नोट्स बनाया ऐसे ही आप क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए, ठीक है। और उसके बाद अपने नोट्स को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अपनी पहली हेडिंग लगाते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझें। इसकी डेफिनेशन तो आप नोट्स में पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन एक बार आप ओरल समझ लेंगे ना तो आपको ज़्यादा रट्टा मारने की बेटा बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। एक बात याद रखें, मैं फिर से बोलूँ, रटना बिल्कुल नहीं है, हर टॉपिक को बेटा समझ कर के पढ़ना है। अगर समझ में आ गया बेटा तो ये लाइफ में आपको काम देगा, और रट लिया तो ये आज ही पढ़ पाओगे, कल फिर से भूल जाओगे। तो रटना बिल्कुल नहीं है, क्या करना है आपको, समझना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या होता है वैद्युत विभव। देखिए मान लीजिए बेटा कि ये जो मैंने रेड सर्कल बना रखा है, ठीक है। रेड का मतलब ऐसे भी हम जानते हैं, रेड कलर आ जाता है कोई डेंजर यानी खतरा। तो खतरा यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी विद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर क्या है बेटा, चार्ज है। इसके अंदर क्या है, चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये कोई परीक्षण आवेश है बेटा, ये क्या है बेटा, परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो अब परीक्षण आवेश बेटा कहाँ पर है, ये अनंत पर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कहाँ पे बेटा, अनंत पर, ठीक है।
तो इस परीक्षण आवेश को समझना बेटा ध्यान से, अगर नहीं आए तो मुझे फिर से एक बार कमेंट करके फिर से बताना, लेकिन मैं इतनी ईजी भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। देखिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो सके। तो देखिए मान लीजिए ये कोई परीक्षण आवेश है बेटा, कहाँ है, अनंत पर स्थित है। अब इस परीक्षण आवेश को कहाँ लेकर के आ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आ रहे हैं। कहाँ लेकर के आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हैं। किस पॉइंट पर लेकर आना है हमें, पी पॉइंट पर लेकर के आना है। पॉइंट कोई भी हो सकता है बेटा, पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे मैंने पॉइंट को लगाए हैं, वो कहीं भी हम इसको लिख सकते हैं, बशर्ते पॉइंट का होना चाहिए विद्युत क्षेत्र के भीतर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि हम परीक्षण आवेश को लेकर के आ रहे हैं कहाँ, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर। मान लो मैंने संकेत के लिए पी बना रखा है, ठीक है, तो इस बिंदु पी तक जब मैं इस आवेश को लेकर के आऊँगा तो इसको लाने में बेटा मुझे कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं आ जाएगा हवा में उड़ के आ जाएगा। बस मेरे आप, यानी जब किसी सर्किट में आवेश को प्रवाहित कराया जाता है तो वहाँ पर बैटरी भी लगाई जाती है, कोई ना कोई सोर्स तो लगाते हैं तभी तो आवेश आता है, तभी तो वहाँ पर करंट चलता है। तो इसी प्रकार से उसको इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो काम करना पड़ेगा वो, यानी अर्थात मान लीजिए वो काम क्या है, डब्ल्यू है, यानी इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु यानी पी तक लाने में क्या गया कार्य क्या बेटा, डब्ल्यू। ठीक है, और इस परीक्षण आवेश का मान का जो अनुपात है, इन दोनों का जो बेटा अनुपात होगा, यही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा जिस बिंदु पर हम इसको लेकर के आए हैं। तो मान लीजिए हम कहाँ लेकर के आए, पी पर लेकर के आए, तो मैंने क्या लिख लिया, बी पी लिख रहा है। पी क्या है बेटा, केवल पॉइंट को शो कर रहा है, जबकि हम बात किसी कर रहे हैं, विभव की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ। मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश है, उसे हम अनंत से लेकर के आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आ रहे हैं, तो इसको लाने में जो काम करना पड़ा वो, और एक खुद इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा जिस बिंदु पर हम इसको लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आइए देखिए अब डेफिनेशन क्या है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से देखिए बेटा, मैंने ये समझाया, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर मतलब इसके अंदर लेकर आएंगे, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य मतलब इसको लाने में कोई तो बेटा काम करना पड़ेगा, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर, अनुपात में बिंदु बटे में आगे कितने आएंगे बेटा, अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या इसका एक्सप्लेनेशन की और अच्छी तरीके देखिए, माना किसी परीक्षण आवेश Q0 को, यानी ये जो आपका Q0 है ना, माना किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बेटा, कहाँ से बेटा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक, कहाँ तक बेटा, देखो ये P पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, लाने में किया गया कार्य W हो। ठीक है, कहने वाला मेरा ये कोई परीक्षण आवेश अनंत पर है, इसको लाने में जो किया गया कार्य बेटा वो W है, तब बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा बेटा, B बराबर W/Q0, यानी W/Q0। Q0 क्या बेटा, परीक्षण आवेश है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे P क्यों लिखा है बेटा, अगर मैंने यहाँ P पॉइंट लिख दिया है और ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर है तो मेरा यहाँ पे मैं P लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो B का जो मान हो जाएगा बेटा जो W/Q0, यानी B बराबर क्या होता है बेटा, W/Q0, यानी कार्य का और परीक्षण आवेश का अनुपात है। अनुपात क्यों बोला गया बेटा, जैसे मान लीजिए कोई नंबर बेटा आपका ये लिखा है, मान लीजिए 7/12 लिखा है, क्या लिखा है, 7/12, तो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 रेशियो या 7/12 लिख सकते हैं, यानी इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो ये भी तो इसी फॉर्म में है बेटा, आप देख रहे हैं इसी फॉर्म में, तो इसी शब्द के लिए हमें क्या बोला है, यहाँ पे एक शब्द क्या बोला, अनुपात बोला, क्या बेटा, अनुपात बोला है। ठीक है, अच्छा, तो B बराबर बेटा आपका क्या हुआ, W/Q0। अब इसकी मात्रा की बात करें तो W है कार्य बेटा, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और आवेश का मात्रा क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। ठीक है, तो इसका जो मात्रा हो गया जूल प्रति कूलाम, या SI यूनिट की बात करें तो बेटा क्या इसका मतलब वोल्ट है, क्या बेटा, वोल्ट, याद रखें। इस आवेश वैद्युत विभव के दो मात्रा मैंने आपको बता दिए, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे, मतलब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन में करके बताऊंगा आप लोगों को, आपको बेहतर समझाने के लिए मैं एक चीज़ और इसमें समझा रहा हूँ। आइए देखते हैं वो चीज़ क्या है। देखिए अभी तक जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, यानी ये डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो उन लोगों को समझाने के लिए मैंने एक डेफिनेशन अभी और भी लिखी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट घबराइए बिल्कुल नहीं, आपको इतनी ईजी वे में अपना सिलेबस कराऊंगा कि आप अगर एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो लाइफ में आप फिजिक्स को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया, हमें फार्मूला तो मिल गया, B बराबर W/Q0। ठीक है, मात्रा भी हमें पता चल गया। अब हम ये कहते हैं कि अगर Q0 का मान 1 हो, क्या बेटा, Q0 का मान क्या हो, 1 हो, ये माना है हमने। ठीक है, यदि कह रहे हैं ना, एक्यूरेट नहीं, हमने मान लिया, यदि Q0 का मान क्या होता है, 1 कूलाम हो, क्या हो, 1 कूलाम हो, तब। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो परीक्षण आवेश है, मैंने क्या मान लिया इसका मान, इसका जो मैग्नीट्यूड मैंने 1 कूलाम मान लिया,
तो बेटा क्या हुआ, देखिए फिर क्या होगा, तो डब्लू तो बेटा देखिए आपका ऐसे रहेगा, और जब पी पॉइंट देंगे तो पी पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है बेटा। डब्ल्यू डब्ल्यू अब लेके ये क्या बेटा क्यू नोट, तो क्यू नोट का मैंने क्या मान माना, वन माना, तो बेटे मैं क्या लिखूँ, वन लिखूँगा। वन से मैं बेटा भाग करूँगा डब्लू को, यानी वन से किसी भी नंबर को भाग कर लो। देखिए मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, मैं 4 से मैं भाग कर रहा हूँ वन को, तो बेटा कितना आएगा आपका 4 ही आएगा, 4 वन जा 4 ही होता है, यानी वन से डब्लू को भाग करूँ तो डब्लू ही आएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि वैद्युत विभव जो है यानी बी जो है डब्लू के बराबर है, लेकिन कब, परीक्षण का आवेश का मान कितना है बेटा, वन है। बात समझ में आ रही है, इस बात का याद रखना। विशेष बात ये है कि वैद्युत विभव जो होता है कार्य के बराबर होता है, लेकिन किस परिस्थिति में, परिस्थिति होगी कि जिस परीक्षण आवेश को हम यहाँ से लेकर के आ रहे हैं अनंत से, उसका मान क्या होना चाहिए बेटा, 1 कूलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए। तो देखिए उसकी दूसरी डेफिनेशन बेटा ये है, ये तो ये समीकरण नंबर आपकी मैंने 1 मान ली थी, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपकी होगी बेटा 2 आ चुकी है, बीपी बराबर डब्लू। पी का मतलब सिर्फ इस बात से कि बेटा हम बिंदु पी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पी अगर नहीं मिलाएंगे तो भी कोई बात नहीं, और लगा दे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए अब मैंने क्या कहा, अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 बेटा ये आपकी है ना, स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश क्यों बोला, क्योंकि बेटा मैं परीक्षण आवेश की मान क्या ले चुका हूँ, 1 ले चुका हूँ, इसलिए मैंने बोला एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से बेटा लेकर आए इसको, अनंत से लेकर के आ रहे हैं। देखिए बेटा कहाँ से लेकर के, अनंत से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, देखिए बेटा ये कार्य है उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। आप पी पर लेकर आते हैं, बी पे लिख सकते हैं बेटा, आई समझ में आ रही है, बिल्कुल कितनी आसान भाषा है। यानी इस समीकरण स्पष्ट है कि विभव जो है क्या के बराबर है, कार्य के बराबर है, लेकिन किस परिस्थिति में बेटा, इस परीक्षण आवेश का मान क्या बेटा, 1 को हम क्या बोलते हैं बेटा, एकांक शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकांक। अरे की जीरो का मान बेटा 1 हो गया तो इसका मतलब हो गया एकांक परीक्षण आवेश, यानी परीक्षण आवेश का मान क्या है बेटा, 1 के बराबर है, ठीक है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, यानी इसको एकांक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होगा। तो यही बात यहाँ पे बेटा आपको लिख करके समझाई गई है, किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है, आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर आपको 1 नंबर में डेफिनेशन लिखना आई है तो आप इसको भी लिख कर आ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आपको वो डेफिनेशन अगर ज़्यादा हार्ड लगी है बेटा तो आप उसकी जगह आप ये भी लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपने आपको इस टॉपिक को 2 परिभाषाओं से समझाने का प्रयास किया है। अब आइए देखते हैं इसके बीमीय सूत्र याद करते हैं। तो बीमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। हालांकि बीमीय सूत्र हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ठीक है, बीमीय विश्लेषण वाला जो चैप्टर था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता चलूँ। देखिए क्या होती है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को बेटा क्या थी आपकी, ये थी, देखिए, ठीक है। मैं इसी समीकरण को यहाँ पे फिर से नोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या बेटा, डब्लू क्या है, कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है बेटा, बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बात समझ में आ रही है, ये भी अपने कक्षा 11 में पढ़ो। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल को लिखा मैंने एफ से और डी से लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो मैंने डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिया बेटा, एफ इंटू डी लिख दिया, ठीक है। और की नोट बेटा आपका ये रहा, ठीक है। अब देखिए आप एफ बराबर क्या होता है बेटा, एम ए होता है ना। गति विषयक न्यूटन का द्वितीय नियम है। कौन सा नियम है ये भी बेटा आपने कक्षा 9th में ही पढ़ा होगा, ये कक्षा 11 में ही पढ़ा होगा। एफ बराबर क्या होता है बेटा, एम ए होता है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है ये, ठीक है बेटा। तो इस एफ की जगह बेटा, इस एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, एम ए लिख दिया। क्या लिख दिया, एम ए लिख दिया, ठीक है। और ये जो आपका डी है बेटा वो ये आ गया। एक बार फिर समझें, डब्ल्यू की जगह मैंने क्या लिखा, एफ गुणा डी, यानी एफ गुणा डी आ गया। अब इस एफ की जगह मैंने क्या लिखा, एम ए लिखा, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से होता है, जो आपने 11th या 9th क्लास में पढ़ भी रखा है, ठीक है। अच्छा, जो नीचे का क्यू नोट बेटा अभी आपका ये रहा, ये बात हुई। अब देखिए, अब ये क्यू बराबर क्या होता है बेटा, क्यू बराबर होता है आई टी। क्या होता है बेटा, आई टी। ये कहाँ से फार्मूला आता है ये भी बेटा आपको मैं बताता चलूँ। देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैं आपको बताऊँ, ये अलग से है ये बेटा। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इस फार्मूले से बेटा मैं अगर क्यू का मान निकालना चाहूँ, क्यू का, तो देखिए 1 मान लूँगा, तो आई की क्वांटिटी से करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, आई टी हो जाएगा, हो जाएगा आई टी, यानी क्यू बराबर क्या हो गया बेटा, आई टी हो चुका है। क्या हो जाएगा, आई टी का। यहाँ क्यू नोट दिखा दो, बात वही है ना। तो कहने वाला मेरा ये, इस क्यू नोट की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, आई टी लिख दिया, ठीक है। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक, ठीक। और नहीं पढ़ा तो अभी हम इसके लेसन नंबर जब 3 में जाएंगे बेटा तब हम वो चीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाला जब चैप्टर आएगा तो बिल्कुल घबराइए नहीं, टोटल सिलेबस A to Z कराऊंगा, वो इतना स्टैंडर्ड तरीके से कराऊंगा। एक बार अगर मन से मेरा पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आप फिजिक्स के मास्टर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। देखिए, तो अब मैंने क्यू की जगह लिख लिया बेटा आई टी, ठीक। अब हम बात करेंगे बेटा बीमा की, इसकी क्या बात करेंगे, बीमा की। अब देखिए
अब देखिए मैं बताऊँ आप लोगों को बेटा, ये देखिए यहाँ पे नोटिस करते रहिए। देखिए ये क्या है बेटा, एम। एम क्या है बेटा, मास, किसी कण का द्रव्यमान है। क्या है, किसी कण का द्रव्यमान। ठीक है बेटा। अब यहाँ कण क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश है, यानी आवेश का द्रव्यमान यानी एम। एम की जो विमा होती है बेटा एम होती है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान को एम से लिखते हैं और द्रव्यमान की जो विमा होती है बेटा एम ही होती है, और लेकिन वो कैपिटल एम होती है। ये अपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, विमा को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान की विमा बेटा एम आ गई। अब ये बेटा आपका जो दिख रहा है ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ए होता है बेटा आपका त्वरण। क्या होता है, त्वरण। त्वरण की विमा होती है बेटा एल टी की पावर माइनस के 2, यानी ये जो एम है, एम की विमा तो बेटा एम ही हुई। ठीक है, और ए की विमा क्या है, यानी मैं लिख देता हूँ, इस एम की जो विमा है बेटा आपकी क्या है, यानी कैपिटल एम है, और ए की जो विमा है बेटा एल टी की पावर माइनस के 2 है। ठीक है, तो जो ए है, ए की विमा क्या होगी बेटा एल टी की पावर माइनस के 2 हो गई। ठीक है, और ये जो आपका डी है बेटा, डी क्या है, ये विस्थापन, और विस्थापन की जो विमा होती है बेटा वो क्या होती है, एल होती है। तो एक बार आप समझे ध्यान से, ये एम की विमा हो गई, और ये एल टी की पावर माइनस 2 ए की विमा हो गई, और ये जो एल है बेटा आपकी विस्थापन की विमा हो गई। ठीक है, अच्छा अब आएगा इसके नीचे की बात। नीचे क्या बेटा आपका क्या है, ये आई टी दर का क्या रखेगा बेटा, आई टी दर का। तो आई क्या बेटा, एम्पियर, यानी आई टी की विमा जो होगी, आई का मतलब क्या, एम्पियर। तो आई के लिए तो ए आ गया, और टी के लिए टाइम तो क्या हो गया, ए टी हो गया, यानी क्यू आर क्या होता है बेटा, आई टी होता है। ठीक है, और इसकी विमा क्या होती है, ए टी करार होती है, कई बार होती है ए टी करार होती है। तो ये तो चीज़ बेटा एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे चांद लिख कर दिखाएं, आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखानी जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग समझाया है। तो आवेश की यानी जो विमा आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी आपकी, ए टी आ जाएगी। ए टी कैसा है, ये जो आई है बेटा, आई का मतलब क्या, एम्पियर होता है, तो इसलिए ए। टी का मतलब क्या, सेकंड, या इसे टी से लिखते हैं ना, टाइम, और टाइम से समझ सकते हो टी। तो आवेश की में क्या होगी बेटा, आपकी ए टी हो गई। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए एम तो देखिए बेटा सेम ऐसे रहेगा। देखिए एक एल ये है और एक एल ये है बेटा, एल एक ये और एक एल, तो गुणा में, तो एल की गुणा एल से करूँगा बेटा, एल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टी की पावर माइनस की 2 है बेटा, और ये टी की पावर क्या है, 1 है, लेकिन प्लस की 1 पावर लिखी नहीं जाती बेटा, है ना। अब ये ऊपर जाएगी तो बेटा माइनस की 1 हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, कहने वाला मैं ये टी की पावर माइनस की 2 ऑलरेडी है, लेकिन टी ये नीचे प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब एक घात हो जाएगी माइनस की। तो बेटा 2 घात ये और एक घात ये जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 3 घात हो जाएंगी माइनस की। ठीक है, इसी प्रकार से ए है ये बेटा 1 पावर है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा। तो इसलिए बेटा बी की जो विमा होती है, यानी विभव की जो विमा होती है, विभव की होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस के 1 के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, यानी इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इस बात को याद रखें, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये था बेटा आपका वैद्युत विभव का टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको बेटा समझ में आया होगा। ठीक है, और आइए अब चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक बेटा बिल्कुल इसी से रिलेटिव है। जिस बच्चों को ये बात आपको समझ में आई है तो वो टॉपिक समझना इसका बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि वो इसी का ही पार्ट है। बस हम कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए आपको समझाते हैं। ठीक है, ये है आपका बेटा दूसरा टॉपिक, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप नोट्स बनाने की डिमांड कर रहे हैं कि नोट्स किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख करके आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो वैद्युत विभव का पढ़ा था। अब क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र भी ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है, कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि वैद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जिन लोगों को अभी ये मैंने वो वैद्युत विभव वाला टॉपिक पढ़ाया था, अगर वो समझ में आया है तो ये टॉपिक समझना तो बिल्कुल ही ईजी है। आइए देखिए, अब मैं पहले डायग्राम को समझा दूँ, क्योंकि नोट्स तो आप देख करके आप मेरा वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि वैद्युत विभवांतर होता क्या है बेटा। मान लीजिए कि बेटा ये भी क्या है बेटा, सब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है बेटा, अब वैद्युत क्षेत्र है, अब इसके अंदर कोई परीक्षण आवेश है, क्या बेटा परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब जब परीक्षण आवेश है बेटा, तो इस परीक्षण आवेश को करना क्या रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर। मान लीजिए ये कोई ये ए पॉइंट है बेटा आपका, ये बी पॉइंट है। परीक्षण आवेश जो स्टार्टिंग में है वो क्या है बेटा, बिंदु बी पर है। किस बिंदु पर है बेटा परीक्षण आवेश, बिंदु बी पर है। ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं बेटा, बिंदु ए तक लेकर गए। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इस बात को याद रखना, टोटली ये क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी कोई परीक्षण आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु बी पर स्थित है। ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से कहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, बिंदु ए तक लेकर के आ रहे हैं। तो इसको यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं आप मेरी बात, यानी
प्रेक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है वो, यानी ये W, ठीक है, वो इस प्रेक्षण आवेश का मान यानी खुद प्रेक्षण आवेश का जो अनुपात होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा बेटा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात कि मान लीजिए कोई प्रेक्षण आवेश है वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है बिंदु बी पर, ठीक है। अब इसे बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर के आ रहे हैं, तो इसके लाने में जो काम करना पड़ेगा वो यानी W, और इसका खुद का अनुपात यानी प्रेक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। आइए जब मैं आपको परिभाषा समझाता हूँ। क्या परिभाषा, देखिए, किसी प्रेक्षण आवेश को यानी इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर भी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु मतलब B, दूसरा बिंदु मतलब A, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या बेटा, कार्य, यानी ये जो कार्य आ रहा है, ठीक है, तथा प्रेक्षण आवेश के अनुपात को यानी इसके अनुपात को उस बिंदु, उन दो बिंदुओं के बीच, उन दो, किसी बिंदु पर नहीं, उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। आइए मैं क्या लिखा है मैंने आगे, माना किसी प्रेक्षण आवेश Q0 को, मतलब किसको, Q0 को, ठीक है बेटा, Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W, यानी बिंदु B से लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं बेटा, बिंदु B से लेकर के आ रहे हैं, कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, बिंदु A तक लेकर के आ रहे हैं। तो वही बात में लिखिए, माना किसी प्रेक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो, क्या हो बेटा, W हो, तब A व B के बीच वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, BA, और ये बेटा आपका जो चिन्ह देखिए माइनस का चिन्ह नहीं है, कभी माइनस लगा दो, ये इसका मतलब पॉजिटिव अंतर, पॉजिटिव डिफरेंस का ये चिन्ह है बेटा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इस पॉइंट पे विभव ज़्यादा होगा इस पॉइंट पर, ठीक है बेटा, तो हम इसको इस साइड में लिख लेंगे, अगर इस पॉइंट पे विभव ज़्यादा है तो इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो V है, BA है, इस वाले पॉइंट का विभव है, यानी ये जो A पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट का विभव क्या है बेटा, A है, ठीक है, और ये जो बिंदु B है बेटा, ये वाला बिंदु, इस B का जो बिंदु की विभव है वो क्या है, इस पॉइंट पे जो विभव है बेटा आपका VB है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इनका ही अंतर है, इनका ही क्या है बेटा, अंतर का जो अंतर होगा वो क्या होगा, W/Q0 के अनुपात के बराबर होगा, और यही बेटा क्या आपकी वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है, बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि VA और VB, और ये क्या है, धनात्मक अंतर का चिन्ह है बेटा, जिस वैल्यू का मान ज़्यादा होगा, जिस पॉइंट में ज़्यादा होगा उसको इस साइड में लिखेंगे, और जिस पे कम होगा उसका हम इस साइड में लिखेंगे, यानी इसको फिर आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यह जो विभवांतर की डेफिनेशन हो गई, BA धनात्मक अंतर VB इक्वल टू हो जाएगा W/Q0। अब देखिए, अब ये डिपेंड क्या कर रहा है, W पर, कूलाम पर, यानी आवेश पर, ठीक है। तो W का मात्रा क्या होता है बेटा, यानी कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, और आवेश क्या है, Q0 का मात्रा क्या होता है बेटा, कूलाम। तो इसका जो वैद्युत विभवांतर इसका मात्रा क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है, जो हमने वैद्युत विभव में पढ़ा था, देखिए वैद्युत विभव क्या था, वैद्युत विभव भी यही था बेटा, क्या था, W/Q0, क्या था बेटा, W/Q0, और ये भी क्या है बेटा आपका, देखिए ये भी क्या है आपका W/Q0, ठीक है। तो बात तो एक ही है, तो इसी प्रकार से इसका मात्रक भी सेम ही होगा, तो जो क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैंने ये लिखा जहाँ A व V बिंदु A व B पर क्या है बेटा, विभव है, यानी ये बिंदु A का विभव है, बिंदु A के विभव को जो लिखा है मैंने BA से लिखा है, बिंदु B के विभव को लिखा है मैंने VB से लिखा है, ठीक है बेटा। तो यही बेटा इसका जो, अब इसका जो बीमा सूत्र की बात कर रहे हैं, वैद्युत विभवांतर का बीमा की बात करें, तो जब बेटा डिपेंड काय पर कर रहा है, कार्य पर, और काय पर कर रहा है, आवेश पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी तो जो बीमा अभी इसकी निकाली थी हमने, वैद्युत विभव की जो बीमा निकाली है बेटा हमने, ये देखिए ये जो वैद्युत विभव की बीमा आई है अपनी, ठीक है, ये ठीक है, तो ये भी इसकी बीमा भी वही रहेगी, क्योंकि जो चीज़ इस पर डिपेंड करती है ये भी तो यही चीज़ W/Q0, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बेटा आपका, देखिए W/Q0 ही है, तो इसकी बीमा में भी कोई अंतर बेटा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत विभवांतर भी क्या बेटा, एक अदिश राशि ही है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि ये दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, केवल इसका परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो आई होप कि ये बात भी आपको बेटा समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ आपको समझाता चलूँ, इसकी लास्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं हम बेटा। अब वैद्युत विभवांतर को मैं एक डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि डायग्राम आपका क्या होता है और किस प्रकार से आप वैद्युत विभव को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि देखिए मैं दो बर्तन बना रहा हूँ,
मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और एक नहीं बल्कि मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लीजिए ये कोई मैंने बर्तन बना रखा है, ठीक है, और बेटा इसके अंदर मान लीजिए ये वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? वाटर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये इस ऊंचाई पर रखा है। मान लीजिए आपका एक बर्तन और है, वो इस प्रकार से, वो इससे कुछ थोड़े नीचे तल में है। कहाँ है बेटा? वो तो कुछ नीचे तल पर रखा है, ठीक है। ये दूसरा बर्तन है बेटा आपका, बात समझ में आ रही है? जब ये नीचे तल पर रखा है बेटा, तो मान लीजिए कि यहाँ से वाटर हम इसके अंदर प्रवेश करा रहे हैं। किसके अंदर प्रवेश करा रहे हैं बेटा? इसके अंदर प्रवेश करा रहे हैं। बात को समझना मेरी बात, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब जब इस पर कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि बेटा ये बर्तन क्या ऊंचे पर है, ठीक है, ये बर्तन क्या है बेटा? नीचे पर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो वाटर है इसके अंदर को आना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आना शुरू हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप समझ रहे होंगे कि वाटर जो है इस बर्तन के अंदर से इस वाले बर्तन के अंदर क्या हो जाएगा? आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो अब ये बर्तन, ये जो वाटर है, ये वाटर कब तक इसके अंदर आएगा? ये वाटर जब तक इसके अंदर आता रहेगा जब तक कि दोनों बर्तनों में जल की क्वांटिटी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम ऊंचे वाले बर्तन से नीचे वाले बर्तन की ओर जल प्रवाहित कराएं तो बेटे तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों बर्तनों के अंदर जल की क्वांटिटी आपस में बराबर ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? यानी फिर इसका क्या हो जाएगा? प्रभाव रुक जाएगा। तो सेम बात यही होती है। सेम बात बेटा क्या होती है? बेटा यही बात होती है। ये अगर ये बिंदु ए और बिंदु बी की बारे में बात करूं, ठीक है बेटा, तो मान लीजिए बी का विभव क्या कुछ लो है और इस बिंदु ए का जो विभव कुछ हाई है। बस समझने का प्रयास करना बेटा। ये ऐसे भी हो सकता है कि बिंदु ए का विभव क्या हो? थोड़ा लो हो। क्या हो बेटा? लो, यानी कम हो, और बिंदु बी का विभव क्या हो बेटा? हाई हो। क्या हो? हाई। तो होता है क्या बेटा? जो आवेश होता है, धारा जो होती है, वो अधिक वाले विभव से कम विभव वाले सिरे की ओर क्या लगती है? चलने लगती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसका विभव हाई है, इसका विभव कुछ लो है बेटा, तो आवेश जो आएगा इससे इस ओर को आएगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि धारा, ये आवेश जो होता है उच्च विभव वाले सिरे से निम्न वाले सिरे की ओर चलता है, और ये तब तक चलता रहता है बेटा जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। बात समझ में आई मेरी बात? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने इसी डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया था। अभी जिन लोगों को ये डायग्राम समझ में नहीं आया, ठीक है, हालांकि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आई होप के समझ भी गए होंगे। और मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ वैद्युत विभवांतर को समझाने के लिए, ठीक है बेटा। आइए, ये तो इसका मैंने फर्स्ट आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसका सेकंड और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा वैद्युत विभवांतर और आप कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए बेटा कि आप मॉर्निंग में कंटिन्यू स्कूल जाते हैं और जाते भी होंगे, ठीक है। तो सपोज करिए आपका स्कूल दूर है और आपको कोई वैन आपको घर से लेने आती है। बात को समझना मेरी बात, आज आपको समझ में आ जाएगा कि वैद्युत विभवांतर रियलिटी में है क्या, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या कहा कि कोई बहन आपको घर पे आपको लेने के लिए आती है, ठीक है, मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए, ठीक है। यानी आपके जो कॉलेज की जो व्यवस्था है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको दे रखी है, और आप घर से जो जाते हो बाइक से, सॉरी वैन से जाते हो, वैन से ही घर पे आते हो। तो आप सपोज करिए कि मॉर्निंग टाइम में, मान लीजिए कि मॉर्निंग टाइम में आप अपने घर पे थे, ठीक है, स्कूल का टाइम हो गया, और जब स्कूल का टाइम हुआ बेटा तो हुआ ये कि आपकी जो वैन थी आपके गेट पर आ गई, आपके गेट पर आ गई। जब गेट पर आपके बेटा आई तो उसने आपके गेट पे हॉर्न भी बजाया होगा, ठीक है। और जब हॉर्न बजाया तो आपने सोचा कि हाँ अब अपनी वैन आ चुकी है, हम आप स्कूल के लिए जाना चाहिए। लेकिन बेटा इधर आपकी मम्मी, देखिए मम्मी का रिएक्शन क्या है, इस बात को समझें। ये बेटा मैं आपकी मम्मी बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप समझने का प्रयास करें कि ये आपकी मदर हैं। क्या बेटा? ये आपकी मदर, ठीक है। अब जैसे ही स्कूल का हॉर्न बजा, डिस्टेंस समझते हैं ना मेरी बात को, तो आपकी मम्मी देख रही हैं कि बेटे के लिए क्या है कि बहन आ चुकी है और अब वो उसको हॉर्न लगा रही है, अब इनको जाना है। लेकिन वो जानती हैं कि अभी इन्होंने कुछ खाया नहीं है, नाश्ता नहीं किया है, अर्थात ये चाहती हैं कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ खा करके जाएगा, ऐसे में स्कूल नहीं भेजूँगी इनको, ठीक है। अब ये जो लेकर इनकी मम्मी यानी आपकी ये मदर हैं, ठीक है। आपके नहीं, मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ, और ये कोई स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी है, ठीक है। अब ये चाहती हैं कि मैं अपने बेटे को भूखा स्कूल नहीं भेजूँगी,
ठीक है, कुछ ना कुछ इनको नाश्ता जरूर कराऊंगी। तो बेटा ये एक गिलास में क्या लेकर आई, गरम गरम दूध लेकर के आई। समझते रहना मेरी बात को, आज आपको समझ में आएगा कि वैद्युत विभवांतर रिलेटी में होता क्या है। ठीक है बेटा, अब ये बेटा क्या करके कहलाई, एक बहुत ही गर्म दूध ले आई गिलास में भरने के बाद। क्या भरने के बाद बेटा, गिलास में क्या भर के लेकर आई है बेटा, ये दूध भर कर लाई। इसके अंदर क्या बेटा, इसके मुँह बिल्कुल क्या भरा हुआ पूरा, ये मिल्क है इसके अंदर। क्या बेटा, मिल्क। मैं आज के अंदर लिख देता हूँ MILK मिल्क। और मिल्क कैसा है बेटा, हॉट। कैसा है बेटा, हॉट मिल्क। यानी पूरे ये जो गिलास भरा हुआ है बेटा, हॉट मिल्क से भरा हुआ है। ठीक है, बात को समझना मेरी बात। जब ये गिलास लेकर के आई है भर के, तो अब इन्होंने अपने बेटे को दिया पीने के लिए। बेटा आप बाद में जाइए, पहले आप इसको गिलास को पी करके जाइए, दूध पी करके जाइए ना, आप नाश्ता करके जाइए, कहने मतलब उनका ये था। लेकिन बेटे ने जब गिलास छू करके देखा बेटा, तो बहुत गर्म था। क्या था, बहुत गर्म था। और जब बेटा गिलास बहुत गर्म था, तो इनके बेटे ने टच करके गिलास को नीचे रख दिया। ठीक है, और वो अपनी मम्मी से बोले, यानी ये इनसे बोले अपनी माता जी से कि माता जी ये बहुत गर्म है, मैं इतनी जल्दी पी नहीं पाऊँगा। जो अपनी वैन है जहाँ मुझे स्कूल, जिससे मुझे स्कूल जाना है, वो बार बार ड्राइवर जो हॉर्न बजा रहा है, अर्थात मुझे जल्दी जाना चाहिए। ठीक है, और ये इतना गर्म है कि जल्दी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो अब मम्मी भी जिद्दी थी टाइप की थी कि मैं अपने बेटे को भूखा नहीं भेजूँगी जहाँ मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो वो उन्होंने क्या किया बेटा कि इस गिलास को उन्होंने गर्म गिलास को, ठीक है, पानी से भरी टप लेकर के आई। क्या आई, पानी से भरी हुई क्या लेकर आई बेटा, वो टप लेकर के आई। क्या आई, पानी से भरी हुई टप थी ये बेटा। इसमें क्या था बेटा, वाटर था। इस टप में क्या था बेटा, ठंडा वाटर। क्या था बेटा, ठंडा वाटर। बात को समझे ना, क्या है बेटा ये इसके अंदर, कूल वाटर। क्या ये, मैं लिखता हूँ कूल वाटर। यानी ये क्या है, ये टप लेकर के आई है, टप। ठीक है बेटा, अब इन्होंने क्या किया, इस गिलास को दूध से भरे, गर्म दूध गिलास था, और कहाँ रख दिया बेटा, इन्होंने पानी से भरी टप में रख दिया। और जब पानी से भरी टप में जब बेटा ये रखेंगी, तो होगा क्या कि इसका जो टेम्परेचर था, इसका जो ताप था इस गिलास का, यानी गर्म दूध की वजह से, वो टेम्परेचर कहाँ आने लगेगा बेटा, इस वाटर में आने लगेगा। कहाँ में आने लगेगा, वाटर में आने लगेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं कहने का चाह रहा हूँ कि जब गर्म दूध को ठंडे पानी में रखा जाएगा बेटा, तो टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, वो गर्म दूध से पानी की ओर क्या हो जाएगा, चलने लगेगा। अर्थात गिलास क्या होने लगेगा, कुछ ठंडा होने लगेगा, अर्थात मिल्क कुछ ठंडा होने लगेगा। और जब ये मिल्क बेटा तब तक ठंडा होता रहेगा जब तक कि इस वाटर का टेम्परेचर और दूध का टेम्परेचर बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। बस समझे आप मेरी बात, मैं समझाने का चाह रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका जो टेम्परेचर है बेटा, तब तक इस वाटर की ओर प्रवाहित होता रहेगा ताप। ठीक है, बात समझ आ रही है, जब तक कि दोनों के ताप आपस में बिल्कुल बराबर ना हो जाएं। और जब ये दोनों ताप बराबर हो जाएंगे, तो बेटा टेम्परेचर जो ऊष्मा थी बेटा, वो चलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बात समझ आ रही है, और गिलास क्या हो जाएगा आपका बेटा, ठंडा हो जाएगा, जल्दी ही ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं कहना, समझाने का प्रयास क्या है, मेरा समझाने का प्रयास ये है बेटा, जब इस गर्म गिलास को ठंडे वाटर में रखा जाएगा, तो जो ताप है इस दूध की वजह से जो टेम्परेचर बना हुआ है इस गिलास का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, कम होता रहेगा। और वो कब तक कम होता रहेगा, जब तक कि इस जल का ताप और इस दूध का ताप बिल्कुल बराबर ना हो जाए। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, दूध क्या हो जाएगा बेटा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ठंडा हो जाएगा। और जब ये दूध ठंडा हो जाएगा तो जल्दी ही, क्योंकि जब ठंडे वाटर में रखा तो दूध तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो इनका जो भी बेटा है यानी जो स्टूडेंट है बेटा, जल्दी से दूध पी करके चला जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी। तो कहने का मतलब मेरा ये वैद्युत विभवांतर भी बेटा यही चीज़ होती है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर यहाँ का जो विभव बहुत हाई है, मतलब यहाँ मान लो ये गर्म दूध है ना, अभी जो एग्जांपल दे रहा है ये बहुत हाई था, और ये इधर को क्या चला बेटा, आवेश चल रहा है, और यहाँ पे क्या मान लीजिए ये ठंडा वाटर था, है ना। कहने का मतलब ये तो समझा रहा था मैं आप लोगों को। तो ये आवेश बेटा तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर आपस में बेटा क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। और जब दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे आवेश का प्रयोग बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस होता है बेटा, यही क्या कहलाता है, आपका वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि ये आवेश का प्रवाह यानी ताप का प्रवाह जब तक होता रहा इस वाटर के अंदर, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर ना हो जाए। ठीक है बेटा, ऐसे में आ गई। तो ये इन दोनों का ताप, जब ये दोनों ठंडे हो जाएंगे यानी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा, तो दोनों के टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जिसे हम इसी टॉपिक को एक लेक्चर में और पढ़ाऊंगा मैं, जहाँ हम पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, तब वहाँ पे ये एक बार फिर से पढ़ाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यानी जो मैंने बताया था कि आपका अगर विभव 2 पॉइंटों की अगर मैं बात करूँ, और किसी पॉइंट पर विभव अगर हाई है, ठीक है, तो आवेश का प्रवाह जो होता है, धारा का जो प्रवाह होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता रहता है। वो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। ठीक है बेटा, और यही दोनों के विभव का जो अंतर होता है,
ये इनका जो अंतर होगा ये कहलाएगा आपको बेटा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको नए वीडियो लेक्चर में और उसमें पढ़ेंगे एक इससे अगली कोई दूसरी बात। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मन लगा कर कीजिए, और आपको मेरे वीडियो लेक्चर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, समझने कहीं नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।